किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों आज है, क्या है आज है 26 मार्च और 26 मार्च 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। और आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग अर्थात विश्व तपेदिक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाई जाती है। दोस्तों इस वर्ष की थीम क्या है? इस वर्ष की आपको थीम ध्यान रखनी है, इन्वेस्ट टू इंड टीवी है। ठीक है दोस्तों बात आई है इंपॉर्टेंट डेज़ की। तो आइए आपको हम इंपॉर्टेंट डेज़ एक एक करके सभी महत्वपूर्ण डेज़ को बताते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 24 मार्च को क्या मनाया गया है दोस्तों। तो 24 मार्च को मनाया गया है, 24 मार्च को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया है? विश्व टीवी दिवस। अच्छा दोस्तों 23 मार्च को क्या किया गया था? 23 मार्च आप ध्यान रखना है कि 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया गया है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है। और 21 मार्च को दोस्तों कई सारे डे हैं, तो आपको ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, 21 मार्च को ही विश्व कठपुतली दिवस, 21 मार्च को ही नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, ये कई सारे डेज मनाए गए हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें 20 मार्च की, तो 20 मार्च को आपको ध्यान रखना है विश्व मौखिक, 20 मार्च को विश्व मौखिक दिवस मनाया गया है। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 14 मार्च को विश्व मैथमेटिक्स दिवस और 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस और साथ ही साथ 10 मार्च को ही CISF की स्थापना दिवस भी मनाई जाती है। वहीं दोस्तों बात करें हम 9 मार्च की, तो धूम्रपान निषेध दिवस भी मनाया जाता है 9 मार्च को। कौन सा? धूम्रपान निषेध दिवस। और 7 मार्च को दोस्तों क्या मनाया जाता है? जन औषधि दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको ध्यान रखना है। विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस, ये दोनों 3 मार्च को मनाए जाते हैं। और 2 मार्च को मनाया जाता है सिविल लेखा दिवस। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डेज था। दोस्तों अब चलिए बढ़ते हैं अपने आगे। और आज को हम जीके बूस्टर क्या लेके आए दोस्तों, इंपॉर्टेंट ट्रिक है अशोक के शिलालेखों की प्राप्ति। अशोक के जो शिलालेख हैं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों कि शाम को जो सोए गधा, शाम को जो सोए गधा, आइए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। शाम को जो सोए गधा, सा से शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में अभिलेख मिला, मानसेरा अभिलेख पाकिस्तान से मिला, कालसी अभिलेख उत्तराखंड भारत से मिला, जौगढ़ जो कि ये उड़ीसा से ही मिला है अभिलेख, और सोपरा अभिलेख महाराष्ट्र से मिला, एरगुड़ी अभिलेख आंध्र प्रदेश भारत से मिला, गिरनार अभिलेख दोस्तों कहाँ से मिला? ये राजस्थान से मिला, आपको ये ध्यान रखना है। और धौला जो धौली है ये उड़ीसा भारत से अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो ये आपको अशोक के अभिलेख को ध्यान रखना है दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता। दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में दोस्तों नरेंद्र मोदी ने विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। वहीं दोस्तों आपको बताते हैं कि 23 मार्च 2022 को नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का क्या किया था दोस्तों? उन्होंने विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है ना। वहीं दोस्तों आपको ये एक बात और भी बता दें कि विप्लवी जो गैलरी बनाई गई है दोस्तों, ये जो विप्लवी गैलरी है दोस्तों, इसका उद्घाटन शहीद दिवस के अवसर पर किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगत सिंह शहीद जो हमारे राजगुरु और सुखदेव जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और जिन्हें इस दिन अंग्रेजों के द्वारा फांसी पर लटका दिया गया था। यह नई गैलरी देश के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को दर्शाएगी। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है, यह गैलरी उन विभिन्न घटनाओं पर एक समग्र दृष्टिकोण भी प्रदान करेगी जिनके कारण देश ने 1947 में स्वतंत्रता हासिल की थी। तो यह पॉइंट आपको ध्यान रखनी। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि योगी आदित्यनाथ। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर C योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री
बन गए हैं। आइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अब आपको बात आई है तो उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश दोस्तों, इसकी राजधानी है लखनऊ। क्या है राजधानी? इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? तो लखनऊ, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गए हैं, और ये किस नंबर के बने हैं? तो 22वें नंबर, आपको नंबर भी ध्यान रखना, तो 22वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं दोस्तों जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नर दोस्तों आनंदीबेन पटेल हैं, आपको ये भी अच्छे से ध्यान रखना है। ये मध्य प्रदेश की भी गवर्नर रह चुकी हैं। वहीं इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है दोस्तों? इलाहाबाद में है। तो मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो राजेश बिंदल है, राजेश बिंदल, आपको ये भी अच्छे से नोट कर लेना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है दोस्तों, तो बारहसिंघा। कौन है? बारहसिंघा राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय फूल की बात करें पलाश है। राजकीय वृक्ष अशोक है। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से नोट करने। उत्तर प्रदेश की अगर सीटों की बात करें दोस्तों, तो लोकसभा सीट 80 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें 31 हैं, और विधानसभा सीटें 404, जो कि सभी सबसे ज़्यादा सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। अगर बात करें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश कौन है, तो उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश नेपाल, आपको ध्यान रखना है। तो सिर्फ मात्र एक पड़ोसी देश है उत्तर प्रदेश का। वहीं उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है दोस्तों। सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है अपने राज्यों से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। दोस्तों दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य हो जाएंगे, लेकिन क्या है दोस्तों, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश को हम राज्य में काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के और इम्पोर्टेंट बिंदुओं की, तो उत्तर प्रदेश को आपको ये भी ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य भी हैं। तो कौन कौन से लोक नृत्य हैं? कर्मा लोक नृत्य हो गया, सैला है, कर्मा है, ठंडिया है, घर करही, चौलर है, लठमार, चरकूला, जोगनी, छपेली, ये प्रमुख उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों की बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख हवाई अड्डा है जैसे चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, जो कि कहाँ है? ये लखनऊ में है, आपको ये ध्यान रखना है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, ये वाराणसी में है, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा, ये जेवर में है। तो ये सभी हवाई अड्डे भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है दोस्तों। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिरों के बारे में आपको बता दें, काशी विश्वनाथ सर्वप्रसिद्ध मंदिर, जो कि किसने इसका निर्माण करवाया था? तो अहिल्या देवी ने निर्माण करवाया था। वहीं प्रेम मंदिर कहाँ है? तो वृंदावन, और राम मंदिर अयोध्या में स्थित है। तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में प्रमुख जानकारी थी। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि बंद जो पद्म भूषण है, यहाँ पर पद्म भूषण सम्मान दोस्तों प्राप्त करने वाले भारत के पहले एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम है दोस्तों देवेंद्र झाझरिया, आपको नाम ध्यान रखना है, और ये जेवेलियन थ्रो के खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों। अवनी लखेरा की बात करें तो पैरा शूटर हैं। प्रमोद भगत की बात करें तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु बताते हैं। देवेंद्र झाझरिया पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले भारतीय पैरा एथलीट खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों वर्ष 2022 में 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों इंपॉर्टेंट खेल से संबंधित प्रश्न आया है, तो आइए आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि 2022 में दोस्तों कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपको बता दें 128 पद्म विभूषण दिया गया है, और 4 जो है तो 4 पद्म भूषण 128 टोटल प्रदान किए गए हैं। ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना 128 टोटल हैं, जिनमें 4 जो हैं तो पद्म विभूषण हैं। पद्म जो भूषण है वो 17 दिए गए हैं, और पद्मश्री दिए गए हैं 107 पुरस्कार पद्मश्री दिए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपको पुरस्कार ध्यान रखने हैं। वहीं आपको यही बता दें दोस्तों कि पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? तो गणतंत्र दिवस पर इन घोषणा की जाती है। पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। ठीक है, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है सर्वोच्च नागरिक सम्मान। सबसे पहले 1954 से शुरुआत हुई थी। पद्म पुरस्कार विजेताओं को कितने रुपए नगद राशि प्रदान की जाती है? तो कोई नगद राशि नहीं प्रदान की जाती है, शून्य रहती है राशि। ठीक है ना। तो दोस्तों ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, केरल बना है। आइए इसकी इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। केरल राज्य कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
केरल राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 2022-23 के बजट में 6 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कार्बन न्यूट्रल का मतलब दोस्तों होता है कार्बन उत्सर्जन का जिससे जलवायु सही दिशा में परिवर्तित होती है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस या कार्बन उत्सर्जन जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया है? तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट बिंदु बताते हैं दोस्तों। आपको ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य जो क्या है, तो उद्देश्य है पुणे में किसी भी आतंकवादी कार्यवाही का मुकाबला करना। और इस अभ्यास में भारतीय सेना के काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स ने हिस्सा लिया है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? भारतीय सेना और महाराष्ट्र की पुलिस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया है। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न क्या है दोस्तों कि हाल ही में मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान में की गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आइए दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु के बारे में आपको बताते हैं पाकिस्तान के। तो आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान की राजधानी दोस्तों इस्लामाबाद है। क्या है? इस्लामाबाद। और जो बैठक हुई है तो इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ही हुई है। और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इस बैठक की अध्यक्षता दोस्तों पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी जी ने की है। वहीं और ये जो बैठक का संस्करण है तो 48वां संस्करण है। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखने हैं दोस्तों। आपको बता दें कि ये है पाकिस्तान का मैप। और दोस्तों पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं तो क्रिकेटर इमरान खान हैं। वहीं वहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। कौन है? आरिफ अलवी वहाँ के पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। पाकिस्तान दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो पाकिस्तान और भारत के बीच एक लाइन है जिसके द्वारा से अलगाव होता है तो रेड क्लिफ रेखा है। और आपको बता दें पाकिस्तान के बारे में दोस्तों, पाकिस्तान के और भारत के बीच सिंधु जल विवाद है जो कि 1960 में समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए पाकिस्तान संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो आपको सबसे पहले ये पॉइंट को ध्यान रखना है दोस्तों कि पाकिस्तान दोस्तों वहीं हिंदू मंदिर की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की है। दोस्तों बाबर क्रूज मिसाइल फर्स्ट बी जो 1B है उसका सफल परीक्षण किया है। आपको ये भी ध्यान रखनी है दोस्तों कि आयशा मलिक जो कि पाकिस्तान की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है, पाकिस्तान के ट्रांसजेंडर को UN में अपना प्रतिनिधित्व बनाकर भेजा। और वो कौन है? आयशा मुगल है। निगार जौहर को अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट बनाया पाकिस्तान ने। परमाणु क्षमता संपन्न गजनबी मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। वहीं नसीम शाह सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने जिन्होंने टेस्ट में हैट्रिक लिया है। तो ये पाकिस्तान के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। वहीं अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में वर्ष 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डेनिस पार्नेल को सम्मानित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, एबेल पुरस्कार के लिए 2022 में डेनिस पार्नेल को सम्मानित किया गया है। वहीं 2022 एबेल पुरस्कार डेनिस पार्नेल को मिला है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको कल नए प्रश्नों के साथ, नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं कल।